जन्माष्टमी के दिन एक छोटी बच्ची की लाश उसके घर के पास वाले कब्रिस्तान से मिलती है और इस घटना के ठीक कुछ दिनों बाद परिवार की एक और बेटी की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो चुकी है। एक एक करके इस परिवार में लाशों का ढेर लगता जा रहा है और कातिल का कोई अता पता ही नहीं। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बाकी की कहानी की तरफ लिए चलता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वार्निंग है कि ये कहानी काफी दर्दनाक और भयानक होने वाली है। तो आइए चलिए अपने दिलों की धड़कनों को थामते हुए हम कातिल को ढूंढने में लग जाते हैं। कहानी के मेन कैरेक्टर हैं अमित बरोट, जो अपने परिवार के साथ इस छोटे से शहर में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अब आम परिवारों की तरह इनके परिवार में भी लोगों के बीच आए दिन किसी न किसी बात पे नोक-झोंक चलती ही रहती है। लेकिन इन सब नोक-झोंक के बावजूद भी परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं। अमित के परिवार में उसकी पत्नी भावना और 4 बच्चे हैं। बच्चों में उसका बेटा मल्हार उम्र में सबसे बड़ा है। मल्हार के बाद अमित और भावना को एक के बाद एक 3 बेटियां हुई थी। लेकिन बेटियों के जन्म के बाद से ही अमित और भावना के रिश्तों में खटास आने लगी थी। अमित को शक है कि ये तीनों बेटियां उसकी नहीं हैं, बल्कि उसकी पीठ पीछे जो भावना का चक्कर चल रहा था, ये तीनों लड़कियां उसी की देन हैं। लेकिन पत्नी और बच्चों के साथ साथ उसकी माँ और उसका छोटा भाई अजय भी इसी घर में रहते हैं। तो आज पूरे घर में चहल पहल मची हुई है। जन्माष्टमी का दिन है और सारे घर वाले अपने मेहमानों के साथ इस त्योहार का मजा लेने में लगे हैं। वहीं अमित और भावना की छोटी बेटी श्रेया खुशी के मारे पूरे घर में उछलती कूदती दिखाई दे रही है। घर के बड़े तो पूजा पाठ में लग जाते हैं, लेकिन श्रेया अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलने में लगी है। थोड़ी देर बाद फैमिली फोटो का टाइम आया है और सब लोग श्रेया को ढूंढने में लग जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी जब घर वालों को श्रेया का कोई अता पता नहीं लगता, तो वो लोग अब परेशान होने लगे हैं। ढूंढते ढूंढते रात से अगली सुबह हो जाती है, लेकिन अभी तक भी श्रेया का कोई पता नहीं। रो रो के श्रेया के माता पिता का बुरा हाल हो चुका है। इसी बीच उनके घर के पास वाले कब्रिस्तान के फादर दौड़ते दौड़ते उनके घर पे आते हैं। फादर के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो पूरे परिवार को अपने साथ कब्रिस्तान ले जाते हैं और वहां उनकी बेटी श्रेया की लाश खून से लथपथ मिलती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख पूरा परिवार रोने बिलखने लग जाता है। श्रेया की लाश को घर पे ले आया जाता है और अब पुलिस भी इस मामले की तहकीकात करने आ पहुंची है। पुलिस इंस्पेक्टर अमित को बताते हैं कि उसकी छोटी बच्ची का इतनी बेरहमी से मर्डर करना कोई मामूली बात नहीं। ये काम जिस किसी का भी है, उसने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है। तो क्या तुम्हें किसी पे शक है जो तुम्हारे परिवार को इतना गहरा नुकसान पहुंचाना चाहता हो? अमित उन्हें बताता है कि आज से कुछ दिनों पहले हमारा पड़ोसी एंथनी हमसे काफी गुस्से था। दरअसल मेरा बेटा मल्हार एंथनी को बिना बताए कभी कभार उसके कुत्ते के साथ खेलने निकल जाता है, जो बात एंथनी को बिल्कुल पसंद नहीं। और आज से करीब 10 दिन पहले इसी बात के लिए एंथनी ने मल्हार को बुरी तरह से डांटा था, जिसके अगले ही दिन एंथनी अपना मरा हुआ कुत्ता लेके हमारे घर आ गया। वो अपने कुत्ते की मौत का इल्जाम मेरे बेटे मल्हार पर लगा रहा था और बार बार सिर्फ एक ही बात कहता था कि मल्हार ने उसके कुत्ते को पत्थर से मार दिया, क्योंकि अब उसका वो कुत्ता उसके लिए एक बेटे की तरह था और शायद उसी का बदला लेने के लिए उसने मेरी बेटी श्रेया को मार दिया। बस अमित के इतना कहने की देर थी कि पुलिस वाले एंथनी को उठा के पुलिस स्टेशन ले आते हैं। लेकिन काफी सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी एंथनी का सिर्फ एक ही जवाब है। वो कहता है कि उस छोटी बच्ची को मार के मुझे क्या मिलेगा। मैं उस दिन पूजा के काम से कब्रिस्तान गया था, लेकिन जब मैंने वहाँ श्रेया को देखा तो उसने मुझे बताया कि वो यहाँ छुपन छुपाई खेलने आई है। लेकिन उसी रात तुरंत वहाँ से निकल के मैं किसी काम से शहर के बाहर चला गया और मुझे श्रेया का ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ दूसरी तरफ श्रेया की माँ भावना की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। अपनी बेटी के गम में भावना का रो रो के बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि उसे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी छोटी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जो उसे इतनी बुरी मौत मिली।
और इसी बीच भावना को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। सीढ़ियों के पास अपनी दूसरी बेटी की लाश को देख भावना के तो होश ही उड़ चुके हैं। इतने बड़े शौक के बाद भावना चीखने चिल्लाने लग जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर छत की तरफ जाती है वहां उसे अमित का छोटा भाई अजय दिखाई देता है। और अब उनकी दूसरी बेटी के खून के मामले में पुलिस ने अमित के छोटे भाई अजय को उठा लिया है, क्योंकि मौका वारदात पे अजय का होना साफ साफ बता रहा है कि अमित की दूसरी बेटी को अजय ने ही छत से धक्का देके मार दिया। पुलिस वाले अजय को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आते हैं, जहां उससे बहुत ही सख्ती से पूछताछ की जाती है। अब अपनी दूसरी बेटी की मौत के गम में पागल हो चुकी भावना फर्श पे से अपनी मरी हुई बेटी के खून के निशान मिटाने में लगी है। थोड़े समय के लिए वो अपनी सबसे छोटी बेटी को मल्हार को सौंपते हुए उसे उसका ध्यान रखने के लिए कहती है, लेकिन अचानक घर के दूसरे कोने से उसकी सांस के गिरने की आवाज आती है और अपनी सांस को देखने के लिए भावना वहां से भागती हुई घर के दूसरे कोने की तरफ जाती है। मल्हार अपनी छोटी बहन के साथ बिल्कुल अकेला है और इस बीच वो कुछ ऐसा करता है जिसकी हम में से किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। मल्हार अचानक अपनी छोटी बहन को पानी में डुबा देता है, लेकिन ऐन सही मौके पे वहां पहुंच के अमित अपनी बेटी को पानी से निकालता है और मल्हार को खूब डांटता है। मल्हार की ये हरकत अमित की समझ से बिल्कुल बाहर है। अब अपने बाप के आगे बहाने बनाता हुआ मल्हार कहता है कि पापा, मम्मी ने मुझे इसे नहलाने के लिए कहा था, मैं तो बस इसे नहला रहा था। लेकिन अब अमित ने मल्हार की उस मासूमियत के पीछे छुपा हुआ वो उसका डरावना चेहरा देख लिया है। मल्हार को पकड़ के वो कमरे में ले जाता है और वहां उसे डरा धमका के सच जानने की कोशिश करता है। अब अपने पिता का वो रूप देखने के बाद मल्हार सारा सच उगलने लगा है। मल्हार अपने पिता को कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी 2 बहनों का खून किया है और इस तीसरी वाली को भी मैं पानी में डुबो के मारना ही चाहता था, क्योंकि एक दिन मैंने आपको मम्मी से लड़ाई करते हुए सुन लिया था। उस दिन आपने जब माँ को कहा कि ये तीनों बहनें मेरी नहीं किसी और की हैं, तो मुझे ये सुनते ही काफी गुस्सा आ गया था। तो पापा, आप ही बताओ कि अगर वो तीनों मेरी बहनें नहीं हैं तो इस घर में क्या कर रही हैं? इस छोटे से बच्चे के मुंह से निकलती हुई इतनी शैतानी बातों को सुन के अमित को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन ना तो वो मल्हार को पुलिस के हवाले कर सकता है और ना ही उसकी सच्चाई अपने घर वालों को बता सकता है, क्योंकि उसकी बात का कौन यकीन करेगा कि इस मासूम से बच्चे ने अपनी छोटी बहनों को बेरहमी से मार दिया। सब लोग अमित को ही पागल करार दे देंगे। इसलिए अमित चुपचाप से मल्हार पे नजर रखते हुए उसकी ये सच्चाई सारी दुनिया से छुपाने का फैसला कर लेता है। लेकिन अब क्योंकि अमित ने अपने इस मासूम बेटे मल्हार का वो शैतानी रूप भी देख लिया है, इसलिए मन ही मन इसे ये डर सताए जा रहा है कि शायद मल्हार किसी और को अपना अगला शिकार बना लेगा। बस फिर कुछ ऐसा ही होता है जिसका अमित को डर था। अपने पड़ोसी एंथनी के बच्चे को अपना अगला शिकार बनाते हुए मल्हार उसे भी मौत के घाट उतार देता है। मल्हार के सर पे खून सवार हो चुका है और ये पागलपन उसे एक के बाद एक कई लाशें गिराने पे मजबूर कर रहा है। एंथनी के बच्चे की मौत के बाद अब पुलिस और भी सख्ते में आ चुकी है, क्योंकि हाल ही के दिनों में होने वाली एक के बाद एक किसी बच्चे की तीसरी मौत है। फिर अमित पे शक करते हुए पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम्हें एंथनी पे शक था कि उसने तुम्हारी बेटी को मारा है, इसीलिए बदला लेने के लिए तुमने अब एंथनी के बच्चे को ही मार दिया। अब अपने आप को बचाने के लिए घबराते हुए अमित पुलिस वालों को मल्हार की सारी सच्चाई बता देता है। पहले तो पुलिस को अमित की बातों पे यकीन नहीं होता, लेकिन जब अपने पिता की बातों को सच बताते हुए मल्हार अपना सारा गुनाह कबूल करता है, तो उस पुलिस वाले के साथ साथ मल्हार की माँ और उसकी दादी की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि उनके घर में इस मासूम बच्चे के रूप में एक खूनी दरिंदा पल रहा था। ये बात उनकी समझ से बिल्कुल बाहर है कि आखिर कैसे इतना छोटा सा बच्चा अपनी ही बहनों की जान ले सकता है। पुलिस वाले मल्हार को पकड़ के जुवेनाइल हाउस भेज देते हैं।
जुवेनाइल हाउस में डॉक्टर्स की एक टीम मल्हार जैसे कई बच्चों की दिमागी स्थिति को ठीक करने में लगी है। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर मल्हार की उम्र के बच्चे इस तरह के अपराध करते हैं तो उनका दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं और ऐसे बच्चों को सही इलाज देके उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया जा सकता है। और इसी इलाज के दौरान डॉक्टर्स को मल्हार के बारे में कुछ नई बातें पता चलती हैं। मल्हार के शरीर पे डॉक्टरों को कई चोटों के निशान दिखाई देते हैं। मल्हार से बातचीत के दौरान उन्हें ये भी समझ आता है कि मल्हार अपने पिता से बहुत डरता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर्स को समझ आता है कि मल्हार शायद किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। अपने पिता से डर के मारे मल्हार ने ये सारे खून अपने सर ले लिए और असली दोषी मल्हार नहीं बल्कि उसके पिता अमित हैं। और डॉक्टर्स की ये बात सुन के पुलिस को इस मर्डर की कहानी में एक नया एंगल दिखाई देता है जिसकी उन्हें जांच पड़ताल तो करनी ही पड़ेगी। अमित को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उससे मल्हार की उन चोटों के बारे में भी पूछा जाता है। फिर पुलिस वाले अमित को मल्हार की बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स दिखाते हैं। हर उस पेंटिंग में मल्हार अपने पिता को अपनी बहनों को मारते हुए दिखाता है और अब पुलिस वाले इन पेंटिंग्स का सच भी अमित से जानना चाहते हैं, लेकिन अफसोस अमित के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं, जिसके चलते पुलिस वाले मल्हार को वापस घर भेज देते हैं और अब उन्होंने खून के इल्जाम में अमित को पकड़ लिया है। अमित को उम्र कैद की सजा हो जाती है और मल्हार खुशी खुशी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ वापस उस घर में रहने लगता है। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कुछ दिनों बाद मल्हार के असली खेल का पर्दाफाश हो जाता है। एक दिन छत पे कपड़े सुखाने गई मल्हार की माँ भावना दूर से देखती है कि मल्हार अपनी सबसे छोटी बहन को कुएं में गिरा के जान से मार देता है। भावना को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। अपने शरीर पे पहले वो चोटें देके और फिर वो पेंटिंग्स बना के मल्हार ने बड़ी ही चालाकी के साथ पुलिस वालों और डॉक्टर्स को बेवकूफ बना दिया और इतनी बेरहमी से उन बच्चों का खून करने के बाद सारा इल्जाम अपने पिता पे लगा दिया। तो देखा आपने कैसे एक शांत और मासूम दिखने वाले बच्चे ने सारे पुलिस डिपार्टमेंट और अपने माता पिता को किस तरह बेवकूफ बनाया। अब इस बच्चे को क्रिमिनल कहें या गंदी मानसिकता का शिकार, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है, सवाल कुछ ऐसे जिनके जवाब हमें ढूंढने ही पड़ेंगे। तो अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और भी कहानियां इस चैनल पे आती ही रहेंगी। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।